किया बाय मिस्टेक. ओके. So dihydroxyacetone phosphate is again isomerized into glyceraldehyde 3-phosphate. एक सेकंड में हम पीछे से फिर से रिपीट कर देते हैं. The glucose is phosphorylated into glucose 6-phosphate. We are just talking about the overall idea of conversion of glucose into pyruvate molecules. Is it or not? Yes, sir. ठीक है. Now the glyceraldehyde 3-phosphate is again converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate is phosphorylated to produce fructose 1,6-bisphosphate. फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate यहां तक अभी तक डिस्कस किया था कि फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate इज स्प्लिट इनटू 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. This dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, because it is lysis process in which the 6 carbon molecule is made split into 2 molecules. 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल का 2 तैयार किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिए हुए थे. और पांचवा स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से माना जाता है, जिसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा होता है. आइसोमराइजेशन हो रहा होता है इनटू अनदर 3GP, यानी एक 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate तो सिंथेसाइज होंगे ही, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी आइसोमराइज करके ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate का सिंथेसिस कर रहे होते हैं. सो इसके आगे में यहां तक जो आपका है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate का 2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस, दिस इज व्हाट इज योर प्रीपरेटरी फेज. ठीक है. तो आप देखेंगे कि एक स्टेप यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे 2 ATP का यूज किया गया है, जहां पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट किया गया है और फ्रक्टोज 6-phosphate को फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate में कन्वर्ट किया गया है. और यहां से ही जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के 2 मॉलिक्यूल तैयार हुए हैं, दिस इज व्हाट इज योर प्रिपरेटरी फेज. यानी यहां से ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से अब आगे का जो भी रिएक्शन होगा वो ATP और NADH का फ्री एनर्जी सिंथेसिस से ATP और NADH का सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद द ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. 3 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं, जिसमें थर्ड कार्बन पे आपके फॉस्फेट जुड़े होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, मेरे ख्याल से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का था या कहाँ का था, मैं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली. बार बार मैं हर बार जितनी बार भी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाता हूँ मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉस्फोराइलेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो यहाँ पे देखिएगा कि एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट को ऐड किया गया है. तो नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ATP आया होगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में ADP में कन्वर्ट होकर के और फॉस्फेट को डोनेट किया होगा ताकि 1,3-bisphosphoglycerate की सिंथेसिस हुई होगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो सेल में अवेलेबल होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है, किसी भी तरह का ATP यूज नहीं होगा. समझ में आएगा? समझ में Yes, आएगा? sir. Glyceraldehyde Yes, sir. 3-phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate. ठीक है. तो नॉर्मली हम लोग ये देख रहे हैं ना कि एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड किया गया है और एक कॉमन सेंस है जिसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ ATP आके ADP में कन्वर्ट हो रहा होगा. लेकिन बेसिकली यहाँ होता क्या है, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें NADH आते हैं, NADH आते हैं, सॉरी NAD प्लस आते हैं और NADH की सिंथेसिस होगी और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है. तो एक सवाल था कि एक सेल है जिसको आइसोलेट किया गया है और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जो होता है P32 उसको इंक्लूड किया गया है सिस्टम के अंदर में और इस सेल को सब्जेक्ट किया गया है ग्लाइकोलाइसिस में. तो आपसे ये पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस का वो कौन सा प्रोडक्ट है जहां पे सबसे पहले आपका ये जो रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसमें ये एज अ प्रोडक्ट में अपीयर करेगा. समझ में आएगा मैंने क्या सवाल पूछा है? Yes, sir. एक बार और बता दीजिए. हाँ, सवाल है कि आपको एक सेल प्रोवाइड किया गया है, जिस भी टेस्ट ट्यूब में इस सेल को प्रोवाइड किया गया है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको प्रोवाइड किया गया है. कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. और सेल जो है अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है.
तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेल में वो पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसमें आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिखाई देगा। तो नॉर्मली क्या होते हैं कि जो भी आप एटीपी को यूज किया गया हुआ है, चाहे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यूज किया जाए या फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में यूज किया जाए, वहां पे एटीपी वाला फॉस्फेट को यूज किया जाता है। सो जनरली द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू योर कार्बन स्केलेटन। लेकिन जो सिक्स्थ स्टेप है, जहां पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस की जा रही है, वहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है जो ग्लूकोज के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में, साइटोस्केलेटन बोल रहा हूं, ग्लूकोज के कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है। समझ में आएगा? यस यस सर। इसके पहले जब भी फॉस्फेट ऐड किया गया है, वो फॉस्फेट एटीपी से दिया जाता है, जबकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, उसमें फॉस्फेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है। इसलिए 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है, दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पहला प्रोडक्ट होगा जहां हम लोगों को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन स्केलेटन से अटैच किया हुआ दिखाई देगा। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यही एक सवाल था जो एंट्रेंस में पूछा गया हुआ था, एंड आई वाज लाइक बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। नाउ once the 1,3-bis phosphoglycerate had been synthesized has been synthesized, they have been converted। अब यहाँ पे देखिए 1,3-bis phosphate से 3 phosphoglycerate बने हैं, यानी पहला और तीसरा नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट था अब सिर्फ थर्ड नंबर कार्बन पे अवेलेबल है, यानी कि इस स्टेप में एक एटीपी का सिंथेसिस होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस sir. सर। यस सर। इस स्टेप में एक NADH का सिंथेसिस, इस स्टेप में एक ATP का सिंथेसिस, अगले स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, कोई भी ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, कोई ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, यहाँ पे फिर से एक ATP का सिंथेसिस होता है। सो स्टेप नंबर 6 से लेके स्टेप नंबर 10 तक जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो 2 टाइम्स रन करेंगे। इसको समझाने के लिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही है जो एक बार में रन किया है। इज इट और नॉट? यस Yes, सर। sir. जबकि स्टेप नंबर 5 में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आल्सो आइसोमराइज्ड इनटू अनदर अनदर वर्ड याद कीजिएगा, यानी एक 3GP तो प्रोड्यूस हुआ ही था, DHAP भी 3GP में चला जाता है, यानी कि टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 3GP के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं, G3P के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो रन करेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल रन करेंगे। यानी स्टेप नंबर 6 से स्टेप नंबर 10 तक में जितने भी एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4 एटीपी, और जितने भी NADH प्रोड्यूस हुए हैं, दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एज वेल इक्वल टू 2 NADH। This is like NADH will go to electron transport system. Later they will produce the 6 ATP as well. But energetics में, overall energetics में अभी हम लोग इसको include नहीं कर रहे होते हैं। Is it clear or not? यस सर। ठीक है। Is it clear or not, everyone? यस सर। Yes, sir. अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड एक यूज किया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस से कितना एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, द आंसर इज 2। और ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी क्या है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल, तो 2 + 6 जो 2 एटीपी है, 2 NADH है, दैट इज 8। समझ में आएगा? यस सर। सौरभ, बाकी सर। लोग? यानी अगर आप NADH को यस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजते हैं, तो एक NADH यूजुअली ऐसे 2.5 होता है, लेकिन हम लोग उसको राउंड ऑफ 3 कर देते हैं। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ता है, हम लोग पूछेंगे ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है, देन इट इज 8 ATP। और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से कितना प्रोड्यूस हुआ है, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब हम लोग उसमें लिखते हैं 2 ATP। क्लियर है सब लोगों को?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विथ, हम लोग अगली स्लाइड में आ जाते हैं, थोड़े से इन चीजों को देखेंगे। So the three chemical transformation, the overall process of glycolysis includes three chemical transformation. तो टोटल 3 ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन है? पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज है उसका डिग्रेड होना 3 कार्बन मॉलिक्यूल के पाइरुवेट में। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा होता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन होता है, दैट इज पे ऑफ फेज जो है उसमें आपका एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन हो रहा होता है। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइट आयंस, दैट इज H+ आयंस टू NAD+ फॉर्मिंग NADH मॉलिक्यूल्स। इज इट और नॉट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे क्या है, एक बहुत लंबा चौड़ा एक थियरी दिया हुआ है, बट एक डायग्राम के थ्रू व्हाट इज द फेट ऑफ पाइरुवेट, यानी कि आपने ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट किया था और 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट का सिंथेसिस हो रहा होता है, तो पाइरुवेट का फिर आगे क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं किया है, और ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको एज सच ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से जो पाइरुवेट सिंथेसाइज हुआ है आखिर उसका क्या होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चा, कि ज्यादा हो रहा है थोड़ा? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ब्रेन को ट्रेन करो, हाँ ब्रेन को ट्रेन करो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग, लाइक ग्लूकोज जो है बहुत आसान भी है, दैट इज ग्लूकोज जो है उसका 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट का सिंथेसिस होगा। 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट सिंथेसिस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये No, 3 sir. कार्बन है No, sir. और ये 6 कार्बन है, तो 3 × 2 = 6 कार्बन के हो जाएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से पाइरुवेट का कन्वर्जन होता है और 10 सक्सेसिव रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जिसके थ्रू ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट का सिंथेसिस हो रहा होता है। अब ये पाइरुवेट क्या करते हैं कि एनारोबिक कंडीशन अवेलेबल है, जैसे आपके मसल्स में है, ठीक है। मसल्स में अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो अचानक से लगता है जैसे कि अब पेन होने लगा। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो और स्पोर्ट्स में हो, तो जिम जाने के बाद क्या होता है, मान लो 5 kg का डंबल है, आप उसको 15 बार 10 बार 12 बार 15 बार उठाने के बाद क्या होता है कि लगता है कि अब एक भी बार नहीं उठेगा, हालांकि ये अभी भी 5 ही kg है लेकिन फिर भी नहीं उठेगा और हल्का पेन होना स्टार्ट होता है। तो होता क्या है कि टेम्पोररी लोकल एनारोबिक कंडीशन डेवलप कर जाता है मसल्स में। तो टेम्पोररी लोकल एनारोबिक कंडीशन जो डेवलप करेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं है, यहां तक ऑक्सीजन कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा था, लेकिन पाइरुवेट के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो पाइरुवेट जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट ये लैक्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। तो लैक्टेट कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन vigorously contracting muscles in erythrocytes and in some other cells and the some microorganism। तो ये क्या है कि चाहे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के चलते हो, एरिथ्रोसाइट्स हो, या फिर कुछ और भी सेल्स हैं जिसमें ये टेम्पोररी, मैं बता रहा हूं बार बार कि टेम्पोररीली लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये लैक्टेट अगर वापस से ऑक्सीजन आप इसको प्रोवाइड कीजिएगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये लैक्टेट वापस से पाइरुवेट में चला जाता है। समझने में कोई दिक्कत होगी? यानी आपने एक्सरसाइज किया, आपके मसल में लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होता है जिसके चलते आपको थकान या दर्द महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए, आपका मसल वापस से ऑक्सीजन को गेन करता है ब्लड के थ्रू और ये लैक्टेट वापस से पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। और अगर लगातार एरोबिक कंडीशन बना हुआ है, यानी ऑक्सीजन सफिशिएंटली अवेलेबल है, तो ये पाइरुवेट जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, जिसके थ्रू 2 कार्बन मॉलिक्यूल के यहां से देखिएगा 3 कार्बन थे, तो 2 × 2 थे, इसमें से एक CO2 यानी 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. हर पाइरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो एक पाइरुवेट अगर 3 कार्बन का है तो एक ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका 2 कार्बन मॉलिक्यूल के होते हैं। यस और नो? Yes, sir. बाकी बच्चे
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, जैसे ये 3 कार्बन का पाइरुवेट है और इसमें से CO2 रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा? CO2 रिलीज करने के बाद मतलब है कि एक कार्बन हटा, यस और नो? Yes, sir. और Yes, जैसे sir. ही एक कार्बन हटता है तो ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। चूंकि 2 पाइरुवेट है और 2 कार्बन हट रहा है, इसलिए 2 कार्बन या 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं। दैट इज हैपनिंग इन एनिमल, प्लांट एंड मेनी अदर माइक्रोबियल सेल्स अंडर ओनली एरोबिक कंडीशन। टेम्पररी एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट में कन्वर्जन होता है और अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वापस से पाइरुवेट में चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन में अवेलेबल है तो ये लगातार आपके एसिटाइल कोएंजाइम में और वापस से साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटर कर जाते हैं। लेकिन हाइपॉक्सी, हाइपॉक्सी इन द सेंस कि ऑक्सीजन या तो बहुत कम है या स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन है, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं और ये चांस भी नहीं बन रहा है कि ऑक्सीजन इसको मिलेगा। So in that case, the pyruvate is again converted into ethanol or carbon dioxide through the fermentation process in yeast cells. तो यही वो प्रोसेस था जो 1838 में स्टडी किया गया था और ये कहा गया था कि इस सेल ही फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं। बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम और साइट्रिक एसिड साइकिल का स्टडी किया था। इज इट क्लियर और नॉट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो सर ग्लूकोज, एसिटाइल कोएंजाइम से, सर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, हाँ ये सिर्फ फॉरवर्ड वो डायरेक्शन रिवर्स में नहीं होता हो सकता। है, नहीं रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे काम करता है, बिकॉज आप देखिएगा कि साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं, यस जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है वो साइटोसोल में चल रहा होता है। यस सर, So this is why it is also a non-reversible process, because कि मॉलिक्यूल जो है पाइरुवेट वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इन कर चुका होता है, जहां पे जिसका क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल को रन करना होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस Yes, sir. ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, हम लोग वहां पे भी सर। आएंगे कि हाँ हाँ सौरभ बोलो। सर ये एक बार इथानॉल वाला बता दीजिए, कौन वाला? इथानॉल वाला जो सर आपने बताया, ये पायरुवेट से इथेनॉल वाला, इथानॉल। हाँ वो एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक कंडीशन जो स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में फॉलो कर रहे होते हैं वो इस फेट को फॉलो करते हैं। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया को अगर आप ग्लूकोज दीजिएगा तो चूंकि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में किसी भी तरह का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्लूकोज को पाइरुवेट में और पाइरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं ईस्ट सेल्स के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज वन फेट जो हम लोगों ने ये डिस्कस किया ना कि व्हाट इज द फेट ऑफ पाइरुवेट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। यानी टेम्पोरली अगर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन है तो वो लैक्टेट में टेम्पोरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो वापस से पाइरुवेट में जाएगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एरोबिक कंडीशन में तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में और साइट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एक केस जहां एनारोबिक कंडीशन ग्लूकोज के शुरुआत से लेकर अंत तक एनारोबिक कंडीशन जो फर्मेंटेशन का बना हुआ होता है, सो इन दैट केस द ईस्ट सेल्स, एग्जांपल ले लें अगर हम ईस्ट सेल्स का फर्मेंटेशन का, तो अगर आप ग्लूकोज दे रहे होते हैं तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट और यहां तक किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है, यस और नो? नो। तो पाइरुवेट के बाद भी अगर ऑक्सीजन नहीं है, परमानेंटली ऑक्सीजन नहीं है, तो वो फिर इथेनॉल में कन्वर्ट कर जाता है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे के क्लासेस में कि किस तरीके से पाइरुवेट जो है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि सेल टेम्पोरली लैक्टोज में क्यों कन्वर्ट करता है, या लैक्टेट में, लैक्टोज नहीं लैक्टेट में क्यों कन्वर्ट करता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। क्रेब साइकिल के अंदर में ये कंप्लीट एक अलग टॉपिक है, और ये भी टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर एनारोबिक कंडीशन है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैसे रन कराया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, आज sir. जो है वो एक मोटा मोटी और ओवरऑल आइडिया है कि किस तरीके से
ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट किया जाता है। अब जैसे कल का टाइम है ना, तो कल पूरे स्टेप्स को हम लोग फॉलो अप करेंगे। छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फॉस्फेट ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद कल पूरे स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे कि हर स्टेप में कितना एनर्जी, कितना इन चीजों का लग रहा होता है। अगर कल हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे ट्यूसडे तक में ग्लाइकोलाइसिस मंडे तक में ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग उन फैक्टर्स पे काम करेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तुम लोग 100 बार पढ़ चुके हो, ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो टॉपिक पढ़ना है वो नहीं पढ़ाई हुई है ज्यादातर। जैसे ये सब फैक्टर्स हैं, ये सब चीजें क्लास लेवल और कॉलेज लेवल पे नहीं बताई जाती है। सो द एटीपी फॉर्मेशन कपल्ड ग्लाइकोलाइसिस, वो प्रोसेस जिसमें एटीपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, तो उसमें क्या होगा, तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो जो ब्रेकडाउन के थ्रू जो फ्री एनर्जी रिलीज हो रहा था, उसको हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, व्हाइल मच ऑफ द रिमेन इन द प्रोडक्ट दैट इज पाइरुवेट। तो क्या किया गया कि ग्लूकोज से जो पाइरुवेट करते हैं, तो इसमें कुछ फॉर्म जो है एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि अभी भी ज्यादातर एनर्जी जो है वो पाइरुवेट में ही रिटेन रहता है। इसलिए पाइरुवेट को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बोल रहा हूँ, साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करा करके और उसको ऑक्सिलोएसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके ऑक्सिलोएसिटेट के साथ साइट्रेट प्रोडक्शन और फिर फाइनली ऑक्सिलोएसिटेट में ला करके एटीपी, ज्यादा से ज्यादा एटीपी साइट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कहा गया कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, जबकि ज्यादातर एनर्जी जो है वो अभी भी पाइरुवेट में ही रिटेन रहता है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ओवरऑल रिएक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस का, वो किस तरीके से लिखा जाता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस प्लस 2 ADP, 2 NAD प्लस 2 ADP और फॉस्फेट मिलकर के दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनाते हैं। 2 NADH का सिंथेसिस होता है और 2 ATP का सिंथेसिस होता है। ये जो यहाँ पे जो ATP कंज्यूम किया गया है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ATP फॉर्मेशन कपल रिएक्शन के बारे में। इज इट और नॉट? कुछ Yes, बच्चे आप लोग में ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने 2 ATP क्यों नहीं लिखा जो यूटिलाइज हो रहा था। हम लोग सिर्फ अभी उस रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ है। इज इट और नॉट? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू, और रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये सेशन एंड होता है तो 5 मिनट के लिए भी एक बार एक सेशन और अटेंड कीजिएगा, या फिर इसका एक स्लाइड सिर्फ और है, नहीं होगा तो कल हम स्टार्ट करेंगे ही 2 मिनट इस स्लाइड को पढ़ा करके, तब फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में हमको नेटवर्क के चलते। ये बताए शिवम ये बता रहे थे कि हम लोग अभी सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन पे स्टेप पे ही सिर्फ हम लोग डिपेंडेंट हैं। होपफुली तुम यस सर। इसी चीज को रिपीट करने के लिए बोले कि ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल NAD का प्रिपरेटरी फेज से 6 से 10th स्टेप में अगर ध्यान दें तो प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस को यूटिलाइज करता है, 2 मॉलिक्यूल ADP को यूटिलाइज करता है और फॉस्फेट को यूटिलाइज करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को, और फाइनली ये क्या करते हैं, 2 पाइरुवेट को सिंथेसिस करेगा, बाय द एंड 2 NADH को सिंथेसाइज करता है, 2 ATP को सिंथेसाइज करता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि एनर्जेटिक्स किस तरह से इन्वॉल्व किया हुआ है। एक काम करें क्या, इसको यहाँ पे रोक दें क्योंकि ये बंद होने वाला है अभी। Yes, सौरभ, सौरभ, बाकी बच्चे भी yes, यस sir. सर। ठीक है। एटीपी सिंथेसिस जो है, ये नोट्स हम भेज दे रहे हैं। एटीपी फॉर्मेशन स्टेप जो है कल की क्लास यहां से ही स्टार्ट होगी, इंक्लूडिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये अभी हम भेज देते हैं आप लोगों को। हो गए बच्चे, कल मिलते हैं फिर हम लोग।